हेलो फ्रेंड्स, मैं देविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लासेस जो हैं बहुत लंबे टाइम बाद हो रही है। लास्ट टाइम जो नोसेट का एग्जाम था उस तक क्लासेस हुई थी, उसके बाद लंबे टाइम बाद अपने को जो है वो यूट्यूब चैनल पे आने का मौका मिल रहा है। आपसे कोशिश करेंगे क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहे नेक्स्ट आने वाली मेन एग्जाम तक। तो एग्जाम के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंट्रावीनस थेरेपी। इंट्रावीनस थेरेपी जो है उसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मेन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इंट्रावीनस थेरेपी बात करेंगे इंट्रावीनस थेरेपी होती क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली मेन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें अपन इंट्रावीनस थेरेपी। सबसे पहले वर्ड से पता लग रहा है इंट्रावीनस क्या होता है, इनसाइड, और वीनस वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंट्रावीनस मींस इनसाइड द वेन। थेरेपी मींस क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो थेरेपी के थ्रू किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना कहलाता है, थेरेपी कहलाता है। यानी अगर इंट्रावेनसली कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं तो कौन से थेरेपी के अंदर आता है, इंट्रावीनस थेरेपी के अंदर आता है। अब बात करें इंट्रावीनस थेरेपी जो है उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस अपने को रखने होते हैं। सबसे पहले जब भी अपन इंट्रावीनस थेरेपी जो है स्टार्ट करते हैं, एक स्मॉल सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इनमें से बनते हैं। अपन एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें इन प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस की बात करें सबसे पहले है कि इंट्रावेनस का मींस क्या होगा कि जो भी बटरफ्लाई लगानी है या कैनुला लगाना है वो सबसे पहले अपने को कहाँ इंसर्ट करना है, सबसे पहले कहाँ की वेन जो प्रीफर करनी है, तो ये तो फोर आर्म की वेन, हैंड की वेन जो होती हैं वो जनरली अपने को प्रीफर करनी है। लगाते किस टाइप से हैं, लगाने का मींस क्या है, डिस्टल एंड मूव जो है वो अपवार्ड होना चाहिए। यानी जनरली डिस्टल एंड जो है वो क्या करना है, अपने को प्रीफर करना है, और होना किस तरफ चाहिए, उसका मूवमेंट अपवार्ड होना चाहिए, यानी बॉडी की तरफ जो है उसका मूवमेंट होना चाहिए। जनरली डिस्टल वेन जो अपने को क्या करनी है, प्रीफर करनी है। पैर की जो वेन होती है, लेग्स की जो वेन होती है, उनको जनरली अवॉइड किया जाता है क्योंकि उनके अंदर जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो काफ मसल्स होते हैं उनके अंदर जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ कोई कोई क्लोट बन जाता है, और वो क्लोट जब भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है तो उसकी वजह से वहाँ थ्रोम्बस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने को लेग की वेन जो है वो अगर जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक अपने को क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ऐसा कोई भी हैंड, कौन सा हैंड, कुछ कंडीशंस भी हैं जिसके अंदर एडिमा रखा हो, जहां इन्फेक्शन हो रखा हो, या जिसके अंदर कोई भी फिस्टुला बना हो, आर्टरी और वेन के बीच में कोई भी फिस्टुला जो है उसका फॉर्मेशन हो रखा हो, या वो हाथ ही पैरालाइज्ड हो, ऐसे केसेस के अंदर अपने को उस हैंड को तो कंप्लीटली अवॉइड करना है। जब भी अवॉइड होना चाहिए कि एडिमा रखा हो, इन्फेक्शन हो रखा हो, फिस्टुला बना हो या पैरालाइज्ड हो, उसके अंदर कभी भी अपने को आईवी लाइन जो है इंसर्ट नहीं करनी है। इसके अलावा अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो वो कौन से प्रिकॉशंस होंगे, उस हैंड से कभी भी अपने को ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जो है वो नहीं करना है। यानी ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट उस पर्टिकुलर हाथ से नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आईवी लाइन जो है वो लगी हुई है। तो ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस थे जो अपने को जनरली ध्यान रखने हैं कि जनरली कहाँ की तो वेन प्रीफर करनी है, किस साइड से किस साइड वो लगाना है, कौन से टाइप की कंडीशंस वहाँ अप्लाई है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को कभी भी आईवी लाइन जो इंसर्ट नहीं करनी है। इसके अलावा बात करें तो उस पर्टिकुलर हाथ से अपने को कभी भी बीपी का मेजरमेंट जो है वो नहीं करना है। ये तो थी कुछ प्रिकॉशंस, जनरल प्रिकॉशन जो इंट्रावेनस थेरेपी के अंदर अपने को काम में लेनी है। या दूसरे वर्ड में बात करें, यही एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने को आईवी थेरेपी के दौरान जो है काम में लेनी है। अब बात करते हैं, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, कौन सी इंट्रावेनस लाइन होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है आईवी थेरेपी के दौरान काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है आईवी सेट, इंट्रावीनस सेट। आईवी सेट की एक ट्यूबिंग होती है। आईवी सेट जो होता है उसके भी पर्टिकुलर पार्ट होते हैं। आईवी सेट का सबसे ऊपर वाला पार्ट पाइप बना हुआ होता है जिसको अपन इंसर्ट करवाते हैं
किसी भी बोतल के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं। आईवी ट्यूबिंग जो है, आईवी सेट जो है, उसके अंदर जो है वो रेगुलेटर के लिए एक चेम्बर होता है जिसको अपन रोलर क्लैंप बोला जाता है। रोलर क्लैंप यानी जो है वो कितने ड्रॉप पर मिनट पे, कितने आवर से कितने फ्लूइड जो है अपने को पर्टिकुलर बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आईवी फ्लूइड जो है उसका इंसर्शन अपन रेगुलेट करते हैं। किसके द्वारा? रोलर क्लैंप के द्वारा। जो आईवी सेट की पूरी ट्यूबिंग होती है उसको अपन आईवी सेट ट्यूब बोलते हैं। इसके अलावा वो पार्ट जो बॉडी का कोई भी अडेप्टर अगर लगा हुआ है उसके साथ जाके कनेक्ट होता है, कैनला लगा है या बटरफ्लाई लगी है, उसके साथ जाके जो कनेक्ट होता है आईवी सेट का पार्ट, उसको अपन बोलते हैं अडेप्टर। तो ये जो है वो कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो स्पाइक होता है। स्पाइक क्या करता है? कनेक्ट करता है जो भी आईवी बोटल्स होती हैं उनको आईवी ट्यूब के साथ, और आईवी ट्यूब जो भी जितना फ्लूइड अपने को देना है वो रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? रोलर क्लैंप के द्वारा किया जाता है। आईवी ट्यूब जो होती है उसको आईवी सेट ट्यूबिंग ही बोलते हैं। अडेप्टर वो वाला पार्ट होता है कैनुला कोइन, जो बॉडी पार्ट के साथ इंसर्ट किया गया पार्ट है उसको कनेक्ट करने का काम कौन सा पार्ट करता है? अडेप्टर करता है। ये तो कुछ पार्ट थे आईवी सेट के। आईवी सेट जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से आईवी सेट होते हैं? एक माइक्रो ड्रिप सेट होता है और एक मैक्रो ड्रिप सेट होता है। माइक्रो ड्रिप सेट जो हो जनरली बच्चों के अंदर काम में लिया जाता है, और मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है वो जनरली किसके अंदर काम में लिया जाता है? एडल्ट्स के अंदर काम में लिया जाता है। इनके अंदर जो फर्क है वो जीटीटी यानी जो ड्रॉप फैक्टर है उन्हीं का फर्क है। ड्रॉप फैक्टर का मीन्स क्या होता है? मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है उनके अंदर 15 जीटीटी पर एमएल होता है। 15 जीटीटी पर एमएल का मीन्स अलग अलग बुक्स में अलग लिखा है 10 to 20 जीटीटी पर एमएल ही होता है। जीटीटी का मीन्स क्या है? आप ड्रॉप मान के चल सकते हो, यानी 15 ड्रॉप अगर मैक्रो ड्रिप सेट डालता है, 15 ड्रॉप से अगर मैक्रो ड्रिप सेट के द्वारा बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाई जाती है, जो कितना फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा उसके अंदर 1 ml फ्लूइड जो है इंसर्ट हो जाता है। बात करें अपन माइक्रो ड्रिप सेट की तो उसका जीटीटी कितना होता है? 60 जीटीटी पर एमएल होता है। यानी यहाँ बात करें 60 जीटीटी पर एमएल का मीन्स क्या कि अगर 60 ड्रॉप जाएंगी तो अपन मानेंगे कि बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड जो है इंसर्ट करवाया गया है, 1 ml फ्लूइड जो है इंसर्ट करवाया गया है। तो कई बार जो डायरेक्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर भी डायरेक्ट ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया होता है, सिर्फ नाम दिया होता है कि मैक्रो ड्रिप सेट है या माइक्रो ड्रिप सेट है। एनक्लेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं वो मैक्रो ड्रिप सेट के अंदर 17 जीटीटी पर एमएल मान के सोल्व किए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली एवरेज अगर क्वेश्चन आए तो अपने कितना मान के सोल्व करना है? 15 मान के सोल्व करना है। कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस जो है अपने को सोल्व करना होता है कि ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है कि 16 मान के अगर अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को तब ऑप्शन जो है उसके नियर बाई पहुंचते हैं। तो 4 ऑप्शन अपने को क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। एवरेज कितना होता है? 10 to 20 जीटीटी पर एमएल होता है। इसके अलावा दूसरे टाइप की बात करें आईवी सेट दो टाइप के और भी होता है, वेंटेड होता है और नॉन वेंटेड होता है। जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आईवी सेट होते हैं उनके अंदर अपन वेंटेड नॉन वेंटेड जो है आईवी सेट जो है वो काम में लेते हैं। इसके अलावा ये क्या था? सबसे पहला पार्ट था जो आईवी थेरेपी इंट्रावेनस थेरेपी में अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा सेकंड वन पार्ट की बात करें, सेकंड वन पार्ट होते हैं बटरफ्लाई होता है या कैनुला होता है, जिसके थ्रू अपन आईवी ट्यूबिंग और पेशेंट की जो बॉडी होती है उसको कनेक्ट करते हैं। यानी वो एक इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के अंदर इन्वेज होके फ्लूइड को कहां तक पहुंचाता है? पेशेंट की वेन तक पहुंचाता है। तो बात करते हैं अपन कितने टाइप की बटरफ्लाई होती है और किस किस टाइप के कैनुला जो है वो काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई का मीन्स होता है कि अगर अपन को सिंगल या शॉर्ट टाइम के लिए अगर कुछ एक आध बोतल ही अगर पेशेंट को इन्वेस्ट करवानी है तो अपने क्या काम में लेते हैं? बटरफ्लाई जो है वो काम में लेते हैं। बटरफ्लाई जितनी भी बटरफ्लाई को इंसर्ट करवाया जाता है वो सारी की सारी किसकी होती है? मेटल की होती है। प्लास्टिक का पार्ट इसके अंदर जो बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करवाया जाता। तो अपन बटरफ्लाई को लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो वेन के अंदर इंसर्ट करवा के नहीं रख सकते। ये जो है वो क्रॉस पंक्चर भी हो सकती है और इन्फेक्शन के चांसेस जो है, ब्लीडिंग के चांसेस, हेमरेज के चांसेस, हीमेटोमा के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर बटरफ्लाई की अपन गोज की बात करें कि कितने गोज की बटरफ्लाई होती है तो बटरफ्लाई का गोज जो अलग अलग होता है 16 to 26 गेज तक की बटरफ्लाई जो है वो आती है।
बात करें उसकी लेंथ की, तो उसकी लेंथ जो है जनरली 0.5 to 1.5 इंच तक होती है। यानी बटरफ्लाई जो है उसकी लेंथ भी 0.5 से लेकर 1.5 इंच तक होती है, और गोज कितना होता है 16 to 26 गोज होता है। तो ये तो बात हुई बटरफ्लाई की, जो बहुत रेयर चांस में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर अपने को फ्लूइड जो है वो इंसर्ट करवाना है तो अपन क्या काम में लेते हैं, बटरफ्लाई काम में लेते हैं। इसके अलावा बात करें अपन इंट्राकैथ या कैनुला की, सेकेंड वन मेजर जो चीज है वो होती है कैनुला। जो मोस्ट इफेक्टिव आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपने को इंटरवेंस थेरेपी के अंदर काम में लिया जाता है। अब कैनुला जो है वो अलग अलग गोज के आते हैं, और गोज के अकॉर्डिंग उनका कलर कोडिंग भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अपन कैनुला की। जनरली एक फॉर्मूला है OZZPBYV, इसी फॉर्मूले से अपन कैनुला कलर कोडिंग जो है वो याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग कैनुला भी होते हैं, अपन बात करेंगे उनकी। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्रे को, सेकंड जी रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को, पी रिप्रेजेंट करता है पिंक को, बी ब्लू को, वाई होता है वो येलो को रिप्रेजेंट करता है, और बी होता है वो वॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें इनके गोज की, कितना कितना गोज इनका होता है। अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है 14 से, और सब में दो दो ऐड करते चले जाना है। कैनुला के नंबर जो है वो अपने आप अपने को याद हो जाएंगे। यानी सबसे पहले ऑरेंज कलर का कैनुला तो वो सबसे बड़ा गोज का होता है, सबसे ज्यादा फ्लूइड अपन कम टाइम के अंदर दे सकते हैं। कौन से कैनुला से, ऑरेंज से। 16 नंबर का ग्रे होता है, 18 नंबर का ग्रीन होता है, 20 नंबर का पिंक, 22 का ब्लू, और 24 का येलो, और 26 का होता है वॉयलेट होता है। तो ये जनरली क्या था, कलर कोडिंग थी, और कलर कोडिंग जो था वो गोज था। इनके अगर लेंथ की बात करी जाए तो ऊपर के तीनों कैनुला जो होते हैं OZZ यानी ऑरेंज, ग्रे और ग्रीन, वो तीनों की लेंथ होती है वो होती है 45 mm। अगर बात करें अपन नीचे वालों की, दोनों नीचे वालों की लेंथ जो होती है वो होती है 16 mm। अब अपने को याद करनी है सिर्फ दो की। ब्लू जो होता है वो कितना होता है 25 mm जो है उसकी स्पाइक जो होती है, नीडल जो होता है उसकी लेंथ होती है 5 और 2 कितने होगा 7। याद रखने का तरीका है कि 25 से 7 आगे जोड़ दो, ये 32 mm। तो 32 mm जो है वो लेंथ किसकी होती है, पिंक कैनुला की होती है। तो ये कहती है अलग अलग लेंथ थी, जो नीडल होती है जो इंसर्ट करवाई जाती है उसकी लेंथ जनरली कितनी होती है। तो तीन जो कैनुला है उनकी लेंथ 45, दो है उनकी 60, और दो के अपने को याद करनी है 25 और 32। अब बात करें कि इन कैनुला का अलग अलग जो है वो पर्पस क्या होता है। इन डिफरेंट कलर के कोडिंग जो है उनके अलग अलग पर्पस दिए गए हैं। पर्पस क्या होता है, ऑरेंज, ग्रे और ग्रीन, तीनों टाइप के जो कैनुला होते हैं वो इमरजेंसी के अंदर अगर किसी भी पेशेंट को रैपिड ट्रांसफ्यूजन करवाना हो किसी भी फ्लूइड का, तो कौन कौन से टाइप के कैनुला काम में ले जाते हैं, ऑरेंज काम में जाता है, ग्रे काम में जाता है, और ग्रीन काम में जाता है। अब बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम के अंदर आता है। एग्जाम के अंदर आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन सा कैनुला जो है वो काम में लिया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम कौन सा कैनुला काम में लेते हैं, कैनुला ग्रीन। इसका नंबर भी याद होना चाहिए मेरे को, 18 नंबर का। कलर कौन सा है, ग्रीन, और किस अंदर काम में लिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अपने को काम में लिया जाता है कौन सा कैनुला, ग्रीन कैनुला। बात करें अपन जनरली क्वेश्चन आता है कि कोई भी फैट मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपने को ट्रांसफ्यूजन करवाना है, और उस ट्रांसफ्यूजन में जनरली कौन सा कैनुला काम में लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 20 नंबर का कैनुला कौन सा, पिंक कैनुला। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आईवी फ्लूइड जितने भी हैं उनको ट्रांसफ्यूज करवाने के लिए कौन सा कैनुला काम में रहता है, आंसर आएगा ब्लू कैनुला। येलो और वॉयलेट जो कैनुला होते हैं वो दोनों के दोनों इंट्राकैथ बच्चों के अंदर जनरली काम में ले जाते हैं, एडल्ट के अंदर काम में नहीं ले जाते। ऊपर वाले एडल्ट के अंदर होते हैं, ये दो जो होते हैं वो इमरजेंसी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, अगर इमरजेंसी केस के अंदर फास्ट अपने को फ्लूइड देना है तो कौन से कैनुला काम में लाएंगे, ऑरेंज, ग्रे। ग्रीन कैनुला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, और फैट लिपिड देना है तो पिंक कैनुला। क्वेश्चन जनरली या तो किसी नंबरिंग का पूछा जाएगा, कितने नंबर कैनुला किस कलर का होता है, इस कलर का कैनुला कितने नंबर का होता है।
दूसरा क्वेश्चन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन सा कैनुला काम में लिया जाता है, और फैट या लिपिड जो अगर अपने को देना है तो उस केस के अंदर कौन सा कैनुला जनरली काम में लिया जाए। तो ये कहते हैं कुछ आर्टिकल थे, जैसे आईवी शेट अपन ने पढ़ा, उसके बाद कैनुला अपन ने पढ़ा, अपन ने बटरफ्लाई पढ़ी। अब बात करते हैं कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, कितने टाइप के फ्लूइड जनरली होते हैं जो अपन इंट्रावेनस थेरेपी के अंदर मोस्ट ऑफ काम में लेते हैं, या जहां से बार बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ आईवी फ्लूइड्स की। ठीक है, बात करें आईवी फ्लूइड की, तो आईवी फ्लूइड जनरली फ्लूइड को 3 पार्ट्स में जनरली क्लासिफाई किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आइसोटोनिक, और थर्ड वन पार्ट जो होता है वो होता है हाइपरटोनिक। ये 3 टाइप के फ्लूइड्स के अलावा कोलोइड्स वगैरह और भी होते हैं, जिनकी अपन बात करेंगे अभी, बट जनरली आईवी फ्लूइड जो है वो 3 टाइप काम मिलेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब होते क्या हैं? हाइपोटोनिक का मींस वो फ्लूइड जिसके अंदर साल्ट तो कम है, यानी लेस साल्ट है, सीधा याद रखने के लिए, और वाटर जो है वो क्या है, ज्यादा है। ये कंसंट्रेशन की जो तैयार करी जाती है वो किसके अकॉर्डिंग करी जाती है? बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, यानी कितना पर एमएल के अंदर अगर अपना बॉडी का फ्लूइड है उसके अंदर पर एमएल में साल्ट कितना, उसी अकॉर्डिंग फ्लूइड तैयार किए जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत कंपैरेटिवली साल्ट जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, और वाटर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे वाले फ्लूइड को अपन कौन से फ्लूइड बोलते हैं? हाइपोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो 0.45% जो NS होती है, इसके अलावा 0.225 NS होती है, या 1.1/4% NS होती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो किसके हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। इसके अलावा इंजेक्शन डिसॉल्व करने के लिए अगर अपन डिस्टिल्ड वाटर अगर काम में ले रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये वाले सॉल्यूशन के एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फॉलोइंग में से कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, इनमें से कोई सॉल्यूशन जो है उसका कौन सा टाइप है, तो अपन आंसर जो इजीली दे सकते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो पहले टाइप की बात हुई, पहले दोस्तों कौन सा सॉल्यूशन था? हाइपोटोनिक। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक मींस वो फ्लूइड जिसके अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। होने वाले फ्लूइड कौन सा कहलाते हैं? आइसोटोनिक, यानी जिनकी कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी एकदम सेम होती है। कौन से फ्लूइड कहलाएंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसके अंदर 0.9% NS होता है, डेक्सट्रोज 5% होता है, इसके अलावा RL होता है। ये सारे के सारे फ्लूइड अगर बात करी जाए तो कौन से फ्लूइड होते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं। बात करें इस परसेंटेज की, ये परसेंटेज क्या है? सिर्फ 3 फ्लूइड है, 3 फ्लूइड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं? पहला बात करें अपन 0.9% NS की। 0.9% NS का मीन्स ये होता है कि जनरली 0.9 ग्राम 0.9 ग्राम जो है वो NaCl यानी नॉर्मल स्लाइन प्रेजेंट होता है कितने ml वाटर के अंदर? 100 ml वाटर के अंदर। या 9 ग्राम NaCl होता है 1000 ml के अंदर। ऐसे वाले फ्लूइड को अपन कौन से फ्लूइड बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन बोला जाता है। बात करें अपन D5 की, सेम कंडीशन है 5%। 5% क्या? डेक्सट्रोज होगा। डेक्सट्रोज किसके अंदर होगा? 100 ml वाटर के अंदर। उस कंडीशन को अपन कुछ फ्लूइड को अपन कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? D5। RL जो होता है, RL के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। RL फुल फॉर्म बात करें तो फुल फॉर्म होती है रिंगर लैक्टेट। इसके अलावा दूसरा नाम भी इसको दिया गया है। RL को अपन हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोला गया है। अब बात करें RL जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है? RL के अंदर प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड जो होते हैं कौन कौन से टाइप के, उनकी कितनी कंसंट्रेशन जो होती है वो RL के अंदर होती है। इसके ऊपर भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं।
60,000 बात करें आरएल के अंदर प्रेजेंट होने वाले सॉल्यूशंस की, तो पहला सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा थर्ड में होता है कैल्शियम क्लोराइड, और लास्ट में जो होता है वो होता है सोडियम लैक्टेट। सोडियम लैक्टेट, ये चार सॉल्यूशन जो होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रिंगर लैक्टेट या आरएल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कौन सा सॉल्यूशन नाम दिया गया है, हार्टमान सॉल्यूशन भी नाम दिया गया है। आप क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा, जो इन चार के अलावा एक और ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा आरएल के अंदर हार्टमान सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता है या कौन कौन से होते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन जो घुमा के पूछा जा सकता है। आरएल के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ये चार सॉल्यूशन जनरली प्रेजेंट होते हैं। बात करें इनकी कंसंट्रेशन की, जनरली 0.60 ग्राम, 0.04 ग्राम, 0.27 ग्राम, 0.027 ग्राम एंड 0.32 ग्राम। ये कंसंट्रेशन तो अपने से कोई नहीं पूछेगा, बल्कि यहाँ से कंसंट्रेशन अगर पूछ भी ली जाए तो अपने को याद रखना चाहिए कि कितना कितना ग्राम कौन कौन सा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आरएल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करें अपन और आने वाले क्वेश्चंस की, इन तीन फ्लूइड में से एनएच या नॉर्मल स्लाइन जो होता है फ्लूइड का ओवरलोड बढ़ा रहता है, यानी फ्लूइड का लोड जो होता है वो बॉडी के अंदर बढ़ा रहता है। फ्लूइड का लोड अगर बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ऐसे वाले फ्लूइड जो होते हैं वो जनरली कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी सीएचएफ वाला मरीज जो होता है उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, उस पेशेंट को नहीं दी जाती, क्योंकि अगर फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा तो हार्ट को पंप करने में प्रेशर जो है बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर और फेल होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, कंडीशन वर्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बात करें अपन सेकंड डेक्सट्रोज या D5। डेक्सट्रोज के अंदर क्या होता है, शुगर होती है, कौन से मरीज को नहीं देना है, इसके अंदर साफ साफ झलक रहा है। जो पेशेंट डायबिटिक है जिसके अंदर शुगर की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है, उस पेशेंट को अपन D5% जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करवा सकते हैं। बात करें नेक्स्ट वन अपन आरएल की। आरएल जो है उसके अंदर सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, साथ साथ फ्लूइड तो अपन देते हैं। तो वो पेशेंट जो किस कंडीशन से सफर कर रहा है, रीनल फेलियर से। रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर होता क्या है, किडनी काम नहीं करती, इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, बॉडी के अंदर ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, बाहर से जाएंगे कंडीशन और वर्स हो जाएगी, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। इसलिए रीनल फेलियर वाले पेशेंट को क्या नहीं दी जाती, आरएल पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती। तो ये कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की टाइप और उनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। बात करें हाइपरटोनिक, दोनों के डेफिनेशन से हाइपरटोनिक की डेफिनेशन को हम बना सकते हैं, वो फ्लूइड जिसके अंदर जनरली साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, मोर साल्ट होते हैं और लेस वाटर होता है, वो सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करी जाए, कौन कौन से सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होते हैं। सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार वो पूछा गया है मैनिटोल, जो एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। जब भी हेड इंजरी के अंदर प्रेशर बढ़ता है, सिफेलिक प्रेशर बढ़ता है, उस कंडीशन में मैनिटोल जनरली काम मिल जाती है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है और किस टाइप का फ्लूइड है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है। हाइपरटोनिक फ्लूइड जो होते हैं वो जनरली सेल को श्रिंक करने का काम करते हैं, यानी सेल का फ्लूइड जो बाहर निकाल देते हैं। जस्ट अपोजिट हाइपोटोनिक फ्लूइड होते हैं वो सेलुलर एडिमा कोज करते हैं, यानी सेल को क्या कर देते हैं, फुला देते हैं, सेल की साइज जो है बढ़ा देते हैं। और ये वाले क्या करते हैं, सेल को श्रिंक करने का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल जो देखी जाए, अगर GDW यानी ग्लूकोज 5% जो है, ग्लूकोज डेक्सट्रोज 5% जो है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन बना दिया अपने तो 0.9% NS का या 0.45% NS का, यानी एक आइसोटोनिक और एक हाइपोटोनिक को अगर मिला दिया जाए तो बनने वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। बट अपने को फोकस करना है सिर्फ एक ही वर्ड पे, वो क्या है, मैनिटोल सबसे बड़ा एग्जांपल है किस चीज का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैनिटोल अपने को देनी है, तो मैनिटोल क्या करेगा, प्रेशर जो होता है प्रेशर उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हेड के अंदर कोई इंजरी, यहाँ का ब्लड कहीं बाहर जा रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो प्रेशर क्या कर देगा, कम कर देगा। ये क्या थे, आईवी फ्लूइड्स के टाइप थे जो जनरली आईवी थेरेपी के अंदर काम में
लिए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें कि जो पर्टिकुलर थेरेपी अगर दे रहे हैं अपन आईवी, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल अपने को कब कब चेंज करने हैं, उनका टाइम लिमिट क्या होता है, उसके बाद वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो फिर बात करें तो चेंजिंग जो टाइम होता है, कब कब अपने को आईवी साइट जो है वो चेंज करनी है। सबसे पहले बात करें अपन आईवी लाइन की। आईवी लाइन फॉर एग्जांपल कैनुला है जो बटरफ्लाई लगा रखे जनरली, मोस्ट ऑफ आईवी लाइन के अंदर कैनुला ही चेंज कर दें। तो कैनुला का चेंजिंग टाइम क्या होता है, कैनुला का जनरली चेंजिंग टाइम जो होता है 72 टू 96 आवर्स, यानी 3 से लेके 4 दिन के अंदर अपने को कैनुला जो है वो डेफिनेटली चेंज करना है। इवन चाहे वो ब्लॉक ना हुआ हो तो भी अपने को चेंज करना है, अदरवाइज वहां इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये टाइम पीरियड जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि अपने को आईवी सेट जो है, सॉरी आईवी लाइन जो है कितनी देर बाद जो है वो चेंज कर देनी है। इसके अलावा बात करें अपन आईवी सेट की। आईवी सेट जो ट्यूबिंग होती है उसको भी 72 आवर्स के अंदर अपने को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, यानी 72 घंटे के अंदर, यानी 3 दिन से अपने को क्या करना है, उस पर्टिकुलर आईवी लाइन को चेंज करते रहना है। चाहे आईवी लाइन अगर आज लगाई अपने 3 दिन बाद डेफिनेटली अपने को चेंज जो करनी है, अदरवाइज ये भी एक इन्फेक्शन का सोर्स जो है वो हो जाती है। इसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट आईवी ड्रेसिंग। आईवी ड्रेसिंग है माइक्रोफोर अगर आपने लगा रखी है, डायनाप्लास्ट अगर आपने लगा रखी है, तो उसको भी अपने को इस आईवी लाइन के बाहर जो ड्रेसिंग है उसको भी अपने को 72 आवर्स से ही कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है, अदरवाइज ये भी इन्फेक्शन में कोज हो सकती है। लास्ट में बात करें आईवी बोटल्स की। कोई भी आईवी बोतल अगर अपने हैंग करी है तो वो मैक्सिमम 24 आवर्स तक हैंग होनी चाहिए, उसके बाद उसको भी क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये क्या था, चेंजिंग टाइम था। जनरली इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने को क्या करने हैं, आईवी इंस्ट्रूमेंट जो थे आईवी थेरेपी के दौरान जो काम में लेते हैं वो सारे के सारे चेंज करते रहें। एट लास्ट अपन बात करते हैं कि आईवी थेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक किया गया हो या उसकी पर्टिकुलर केयर नहीं करी गई हो, साइट अपन ने गलत यूज कर ली हो, पर्टिकुलर प्रैक्टिस अपने को नहीं हो, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आईवी थेरेपी के अपने को सामने देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन सबसे मेन और इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन, और सबसे मोस्ट कॉमन होने वाला कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन अपने को देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन होगा तो वहां क्या देखने को मिलेगा, अपने को जनरली स्वेलिंग देखने को मिलती है। इन्फेक्शन का सबसे बड़ा साइन जो होता है फीवर, उसके साथ चिल्स, रेडनेस वहां अपने को देखने को मिलती है। ये सारे के सारे साइन अपने को देखने को मिलेंगे किस केस के अंदर, अगर आईवी थेरेपी की वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो अब बात करते हैं कि इन्फेक्शन अगर हो गया तो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो क्या करना है, अपने को आईवी लाइन को क्या कर देना है, डिसकंटिन्यू कर देना है, यानी आईवी लाइन को बंद कर देना, जो फ्लूइड जा रहा है उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और सेकंड वन क्या है, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी जो डॉक्टर होता है उसको क्या कर देना है, इन्फॉर्म। दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर है, डिसकंटिन्यू द फ्लूइड फर्स्ट वन एंड सेकंड वन टू इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किस केस के अंदर, जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो। और कौन सा कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर कौन सी जनरली प्रिकॉशन सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है, डिसकंटिन्यू द फ्लूइड एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। सेकेंड वन जो होता है वो होता है टिश्यू डैमेज। कोई भी स्किन जो है उसकी इंजरी हो सकती है जब भी अपन इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। कोई भी स्किन है, जब फिटनेस ले रहे हैं, कोई इंटरनल टिश्यू है, उसको भी इंजरी या डैमेज होने को अपने को देखने को मिल सकता है। उस पर्टिकुलर साइट पे पेन और स्वेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कंप्लेन भी पेशेंट कर रहा है वो तो इंडिकेट किसको करता है, वो टिश्यू डैमेज को। और उस टिश्यू डैमेज में सबसे पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसको बताना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, टू इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कोई भी स्टेप डॉक्टर को इन्फॉर्म किए बिना अपने को नहीं लेनी है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर।
नेक्स्ट में कॉम्प्लिकेशन की बात करें, थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन होता है फ्लेबाइटिस। एक सेम सी कंडीशन होती है इसके अंदर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो दोनों कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती हैं, फ्लेबाइटिस भी देखने को मिल सकता है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी अपने को देखने को मिल सकता है। फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मींस करता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसका, वेन का। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर ये तो हुआ ही हुआ है, साथ साथ थ्रोम्बस का फॉर्मेशन भी हुआ है। सिम्टम्स सेम आएंगे अपने को, हीट यानी जहां टेम्परेचर अपने को जनरली बढ़ा हुआ देखा, स्वेलिंग अपने को दिखाई देगी, साथ साथ पेन भी अपने को वहां दिखाई देता है। तो ये साइन अपने को जनरली उसके अंदर देखने को मिलता है। टेंडरनेस या हार्डनेस अपने को दिखाई वहां देगी। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर एक एडिशनल साइन आता है कि वेन जो होती है वो कैसी हो जाती है, कोर्ड लाइक वेन अपने को दिखाई देती है। वो एक एडिशनल साइन है किसका, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। बल्कि फ्लेबाइटिस के अंदर अपने को हीट, स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस अपने को देखने को मिलती है। ऐसे केस के अंदर अपने को सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कर देनी है, आईवी इन्फ्यूजन जो होता है उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। आईवी इन्फ्यूजन क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। सेकेंड वन कैनुला जो था उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और थर्ड वन अपने क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो डॉक्टर होता है उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। यानी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सबसे पहले क्या करना है, आईवी इन्फ्यूजन स्टॉप करना है, उसके बाद कैनुला को वहां से हटा देना है और थर्ड वन डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है अगर ऐसा अपने को कुछ भी देखने को मिले तो, फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वेन का थ्रोम्बस की वजह से भी, जनरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये साइन अपने को देखने को वहां मिल सकते हैं। तो उस केस के अंदर नर्सिंग की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अपने को कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि विड्रॉ होने लगता है फ्लूइड वेन के पास से, जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है उसके अंदर फ्लूइड जाने लग जाता है और उस फ्लूइड की वजह से भी वहां क्या रहती है, स्वेलिंग अपने को देखने को मिलती है। बल्कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं कि एक्सट्रीमिटी जो होगी या वेन के आसपास का जो एरिया हम लोग कैसा दिखाई देता है, कूल दिखाई देता है। तो अगर कूल दिखाई दे रहा है रिप्रेजेंट करता है इन्फिल्ट्रेशन को, हीट वहां दिखाई दे रही है रिप्रेजेंट करता है फ्लेबाइटिस को। ये एक माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, लीक होने लगता है फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में, कंडीशन कहलाती है इन्फिल्ट्रेशन। इस केस के अंदर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले कैनुला जो था उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। और सेकंड वन जो था, जो पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज है जिसके अंदर कैनुला लगा है उस एक्सट्रीमिटी को कर दो, एलिवेट कर दो ताकि फ्लूइड है वापस से सेल के अंदर या वेन के अंदर कहां जाए, शिफ्ट हो जाए। तो फर्स्ट वन रिमूव द कैनुला, नेक्स्ट वन क्या है, एलिवेट द पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज जिसके अंदर भी आईवी लाइन जो है वो लगी है। तो ये नेक्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन क्या था, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन होता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म एयर एम्बोलिज्म मींस क्या होता है, कोई एयर का पार्ट जो होता है, एयर का मॉलिक्यूल जो होता है वो सर्कुलेट करने लग जाता है किसके अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर थ्रू द आईवी लाइन। यानी अगर बाहर से अपने कोई एयर जो है वो आईवी ड्रिप से, ड्रिप लाइन से अगर नहीं निकले तो एयर एम्बोलिज्म जो है बन जाता है। एयर एम्बोलिज्म जब भी बनता है तो अपने को कौन सी कंडीशन जो है वो जनरली दिखाई देती है पेशेंट के अंदर, एक तो बीपी जो है वो फॉल होना स्टार्ट होता है अगर एयर एम्बोलिज्म का केस हो। सेकेंड वन चेस्ट पेन वहां दिखाई देता है, चेस्ट पेन पेशेंट को होने लग जाता है। ब्रीथिंग में पेशेंट को डिफिकल्टी होने लग जाती है, होने वाली कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्निया। हार्ट रेट बढ़ जाती है, होने वाली कंडीशन कहलाती है टेकीकार्डिया। ये वाले सारे के सारे साइंस अपने को देखने को मिलते हैं किसके अंदर, एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर। तो एयर एम्बोलिज्म मींस क्या है, कोई भी एयर का मॉलिक्यूल जो है वो कहां इंसर्ट हो गया, आईवी लाइन के अंदर इंसर्ट हो गया। अब इसके अंदर भी अगर नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है पर्टिकुलर पोजीशन देना। और पोजीशन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल ट्रेंडल ब्रेथ। लेफ्ट ट्रेंडल पर पोजीशन देने के पीछे रीजन क्या है कि जो भी एयर का मॉलिक्यूल होता है वो ट्रैप होकर रह जाता है
हार्ट में ही वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो सर्कुलेट नहीं कर दिया था, ट्रैप कर लिया था हार्ट के चेम्बर के अंदर ही। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देके जो फुट एंड है उसको क्या कर दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है। कंडीशन कौन सी कहलाती है, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकुलर पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन के अंदर देते हैं अपन, एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर दी जाती है। एयर एम्बोलिज्म के साथ साथ कई केसेस के अंदर अपने को कैथेटर एम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। कैथेटर एम्बोलिज्म मींस क्या है, कैथेटर एम्बोलिज्म रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी प्लास्टिक का पार्ट जो आईवी सेट का था, जो आईवी लाइन का था कैनुला, वो प्लास्टिक का पार्ट कट होके कहाँ फ्लो करने लग गया, ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करने लग गया। कंडीशन कौन सी कहलाती है, कैथेटर एम्बोलिज्म। और इस केस के अंदर भी अपने को क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, बीपी सडन जो है फॉल होने लग जाएगा, टेकिकार्डिया इस कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलता है। उस पर्टिकुलर साइड जहां वो प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा है वहां अपने को क्या दिखाई देगा, पेन असेस करेगा, बार बार पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। इस केस के अंदर अगर नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी की बात करी जाए तो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी कौन सी, सबसे पहले जो है वो क्या कर देना, अपने को कैनुला को रिमूव कर देना, आईवी लाइन से उसको क्या कर देना है, हटा देना, फ्लूइड और नहीं लेना। अदरवाइज तो अगर फ्लूइड अपन देते रहेंगे तो आगे तक ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा। सेकंड क्या है, जहां पेशेंट कंप्लेन कर रहा है उससे जस्ट ऊपर अपने को क्या कर देना है, टॉर्निक पेट बांध देना है ताकि वो ब्लड के अंदर और ना जाए। क्योंकि अगर ब्लड के अंदर लॉन्ग टर्म तक वो सर्कुलेट करेगा तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज को कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी अगर पर्टिकुलर ज़्यादा फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड ओवरलोड होना भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर इलेक्ट्रोलाइट दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ओवरलोड होना भी एक कॉम्प्लिकेशन है। डेक्सट्रोल दिया जा रहा है, शुगर का बढ़ना भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। वो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन अगर अपने को देखने को मिल सकते हैं। बाकी एग्जाम के अंदर आने वाले पॉइंट अकॉर्डिंग यही क्वेश्चंस जो है बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वेरिएशन हो सकती हैं। जैसे चेंजिंग टाइम की बात करी, कई बुक्स में कुछ चेंजिंग टाइम अलग लिखा है, तो आपको जो सारा टाइम पीरियड था वो सारा का सारा क्या बताया गया है, एवरेज बताया गया है। फ्लूइड के अगर बात करें अपन कैनुला के गोज की, तो शार्प सीधा सीधा क्वेश्चन था कि कौन सा कैनुला कितने नंबर का है, कितना उसका गोज है, क्या उसकी कलर कोडिंग है। जनरली कंफ्यूजिंग जो होता है वो चेंजिंग टाइम पीरियड होता है, वो अपने को ध्यान में रखना है। और वो वेरिएशन हो सकता है, जैसे आईवी लाइन की बात करें तो अपने को बताया कि 70 to 96 आवर्स से चेंज करनी है। आईवी सेट की बात करें तो 72 आवर्स में चेंज करना है। काफी बुक्स में आईवी सेट भी 70 to 96 आवर्स लिखा है, तो यहाँ अगर नियर बाई ऑप्शन 96 है तो 96, अगर नियर बाई ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नियर बाई नहीं है, तो 96 आवर्स पे भी अपन जो है वो आईवी सेट जो है वो जनरली चेंज करते हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है वो बुक के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। तो ये था अपने बात का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेस थेरेपी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी क्लासेस से जुड़े रहें। अब कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस जो है होती रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की और अलग अलग टीचर्स की। कंटिन्यूटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भी कंटिन्यूटी बनाएं, आने वाले 5-7 महीने में फिर से मौसम का एग्जाम जो होने वाला है। अभी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत